नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण शर्मा। आज हमारे साथ हैं प्रेम कुमार गौतम, झांसी के वरिष्ठ पत्रकार, कवि, लेखक। इसके अलावा भी उनकी कई तरह की पहचान है। जीवन के प्रति प्रतिबद्ध एक ऐसे लेखक जो लगभग 4 दशकों से रचना कर्म में जुटे हुए हैं। उनकी पहली काव्य संग्रह उन दिनों के लिए पिछले दिनों प्रकाशित हुई है। इस काव्य संग्रह के संबंध में उनसे बातचीत करने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। गौतम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे गौतम जी आपसे कि आप लगभग 4 दशकों से रचना कर्म में लगे हुए हैं और ऐसी क्या वजह रही कि आपका रचना संग्रह जो है इतने दिनों बाद में आया है। दरअसल मैं शुरू से बहुत सी चीज़ों के प्रति लापरवाह रहा हूँ। तो कविता को लिखने के दौरान छपने की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, और सच माने तो वो मेरी प्राथमिकता में रहा नहीं। छपना छपाना प्राथमिकता में नहीं रहा। कोशिश होती थी कि रचना कर्म हम उस हिसाब से कर पाएँ जैसे कि अपेक्षा एक रचनाकार से की जाती है। तो इस व्यस्तता के दौरान पुस्तक छपवाने के लिए अवसर तो बहुत आए, भोपाल में भी आए, दिल्ली में मित्रों ने कहा, लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू से मैं लापरवाह रहा हूँ इस मामले में। लोगों की प्राथमिकता होती है कि उनके पुस्तक आ जाए, उन्हें सम्मान मिल जाए, उनको बहुत सी चीज़ें हासिल हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ मैं दूँ। हासिल करने का लक्ष्य रहा ही नहीं। यही कारण था कि लेखन के 35-40 साल बाद ये एक पुस्तक आई है, वो भी मित्रों के सहयोग से और बहुत प्रेरित करने के बाद। गौतम जी का जो काव्य संग्रह है उन दिनों के लिए, इसमें 67 विभिन्न तरह की कविताएं हैं जो पूर्व में देश की अलग अलग प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। हम गौतम जी से अनुरोध करेंगे कि जो इसकी शीर्षक कविता है उन दिनों के लिए, वे हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए गौतम जी से हम अनुरोध करेंगे कि उस कविता को वे पढ़ के सुनाएं। ये कविता मुझे भी बहुत प्रिय है उन दिनों के लिए, और दरअसल जीवन से जो हमारा छूटता जा रहा वो कविता ये 1992 में प्रकाशित हुई थी। तो हम अपने उन दिनों को याद करते हैं, कैसे हम अपनी थाती को सहेजेंगे, वो कविता मैं आपके उन दिनों के लिए बचाए रखनी है तमाम चीज़ें। मुट्ठी भर धूप, अंजुरी भर जल, फेफड़ों में जीवन की क्रिया, पलकों में थोड़ी सी हया। बचाए रखनी है अन्न की आस, माथे पर पसीने बूंदें, आंखों में किसानी चमक, छाती से सिपके शिशु में माँ के दूध की आस्था। बचाए रखनी है रंजिश खाए दोस्तों में सुलह की संभावनाएं, कटीली झाड़ियों के बीच निकलने भर को राह, सुबह के भूले को घर ले आने की कोशिशें। बचाए रखनी है वृक्ष तले विश्राम भर छाँव, रात्रि की खातिर नींद, चैन से सुलाने वाली लोरियां थपकियां। उन दिनों के लिए बचाए रखनी है प्रेम की कुछ पातियां, जब सब कुछ याद रखा करेंगी मशीनें, मनुष्य प्रेम का ढाई आखर भूल जाएगा। गौतम जी, कविताएं तो आप लिखते ही हैं, आप कविताएं जीते भी हैं। आपने एक अभियान की शुरुआत की थी कॉलेज में कविता। हम चाहते हैं कि उसके बारे में आप संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। क्या सोच के आपने अभियान शुरू किया था। दरअसल शुरू से मेरी कोशिश ये रही है कि हम अपने कविता धर्म को जिए। कविता कर्म और कविता धर्म अलग अलग चीज़ें हैं। कविता कर्म तो सब करते हैं, हम कविता लिखते हैं, छपते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, ये कविता कर्म हुआ।
लेकिन कवि का एक धर्म भी होता है। कवि का धर्म ये होता है कि वो लिखे हुए को जिए। अगर वो भूख लिखता है तो भूखे तक पहुँचे, अगर वो प्यास लिखता है तो लोगों के लिए पानी बने, अगर वो शीत है तो लोगों के लिए अलाव बने, अगर वो पैरों की तपन है तो वो उनके लिए छांव बने। ये कवि का धर्म है। मैंने कोशिश की कि कवि के धर्म का निर्वाह किया जाए। ये बात अलग है कि मैं इस कोशिश में कितना सफल हुआ हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, आज जब आईने में मैं अपनी सूरत देखता हूँ तो मैं लज्जित नहीं होता। इसी उद्देश्य से मैंने लोगों को कविता कर्म के साथ कविता धर्म से जोड़ने के लिए स्कूल कॉलेजों की ओर प्रवेश किया। इसलिए कि हमें जो कुछ पाना है वो यूथ से पाना है, स्कूल कॉलेजों से पाना है, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार के साथ उन्हें जीने की कला भी सिखाई जाती है। तो स्कूल कॉलेजों तक तो हमें पहुंचना था, तो एक अभियान के जरिए इस कॉलेज में कविता अभियान हमने उसकी शुरुआत की और 14 सितंबर 1914 को झांसी से लोकमान कॉलेज इंटर कॉलेज से हमने उसकी शुरुआत की। उद्देश्य ये था कि छात्र छात्राओं के बीच हम कविता के जरिए मानवीय सरोकारों का हम लोगों को उनके अंदर रोपण करें। मानवीय कविता के साथ एक उत्सव धर्मी भाव जुड़ा होता है। लोग कविता के आयोजन करते हैं तो उत्सव धर्मिता की तरह करते हैं। कविता पाठ होता है, कवि का सम्मान होता है, लेकिन एक जरूरी चीज हमेशा आयोजनों से छूट जाती है, वो कविता धर्म की शिक्षा देना वो छूट जाता है। ये हमारे बीच नहीं होता। हमने कोशिश की कि कॉलेज में कविता अभियान की जगह काव्य पाठ हो और जो यूथ सामने है, छात्र छात्राएं सामने हैं, उनको हम ये कहें कि आप कविता के साथ कविता धर्मी भी बनिए, कविता के धर्म को जीना सीखिए। आप सड़क पे हों, बाजार में हों या फुटपाथ पे हों, आप उन लोगों की ओर जरूर देखिए जो आपकी कविता के पात्र हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, उन तक आप पहुंचिए और उनकी मदद करिए। तभी आपका कविता लिखना सार्थक है और तभी कविता को लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी सार्थक है। ये मेरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य मेरा जब तक अंतिम सांसें जारी रहेगा, बाकी सब समय के ऊपर। गौतम जी, इस पुस्तक को जब हम लोगों ने देखा तो इसके पिछले हिस्से में बड़ी दिलचस्प बात है। पते के रूप में इस पुस्तक में जो गौतम जी का पता छपा हुआ है, उसमें प्रकाशक ने लिखा है, झांसी में फिलहाल किराए के मकानों में कभी यहाँ कभी वहाँ निवास, कोई स्थायी पता नहीं। ये प्रेम कुमार गौतम जी का जो पता कालम है उसमें छपा हुआ है। एक दिलचस्प बात और भी है कि सम्मान और पुरस्कार का एक कालम है, उसमें गौतम जी की ओर से प्रकाशक ने जो लिखा है वह हम आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने लिखा है कि सम्मान पुरस्कार प्रतियोगिता आदि में विश्वास नहीं, आजीवन सम्मान पुरस्कार न ग्रहण करने का संकल्प, जो थे उनका कबाड़ में बिक रहे। हमने इस बारे में गौतम जी से बात की, अभी उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई थी। हम दर्शकों के लिए फिर से उनसे पूछेंगे, इसमें जो विवरण दिया गया है कि जो थे उनका कबाड़ में बिक रहे, दरअसल ये क्या है और इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल व्यक्ति के साथ कुछ मोह जुड़े होते हैं। वो मोह अपनी ख्याति का मोह होता है, सब कुछ पाने का मोह होता है, और भी तमाम तरह के मोह हैं, बहुत तरह के लोभ हैं जो हर व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। एक कलाकार को ये मोह होता है कि वो अगर प्रस्तुति दे रहा है तो उसकी ताली बजे, उसका सम्मान हो, उसको सुविधाएं मिले, ये मोह होता है। लेकिन वास्तविक में हम अगर मोह से मुक्त हो जाएं, जैसे एक सैनिक जब सीमा पे जाता है घर से तो वो मोह छोड़ के जाता है, घर का मोह छोड़ के जाता है, बच्चों का मोह छोड़ के जाता है, यानी कि जीवन का मोह भी छोड़ के जाता है। ये मोह हम रचनाकारों के भी पास होता है और ये मोह हमें कभी कभी अपने मानवीय धर्म का पालन नहीं करने देता। तो
दरअसल ये घटना बड़ी दिलचस्प है और ये मेरे आत्म परीक्षण भी था। मैंने खुद की भी परीक्षा की, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में कभी कभी अपनी आत्म परीक्षा भी लेनी चाहिए, वो कितना मजबूत है। मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि जो मंच है, पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इनके प्रति विरक्ति रही है शुरू से, प्राथमिकता में रहा ही नहीं कभी। एक बार यूं ही चर्चा मेरे मित्रों के बीच चल रही थी, तो बोले सम्मान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सम्मान के पीछे ना भागता हो। तो हमने उनसे कहा कि जीवन में ये चुनौतियां कभी कभी दूसरे लोगों के साथ लागू नहीं होती। लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, राजपाट छोड़े हैं। यानी जयपाल सार्त्र का जिक्र आता है, जिन्होंने नोबेल सम्मान ठुकरा दिया था। नोबेल के इतिहास में अभी तक नोबेल सम्मान ठुकराने वाले जयपाल सार्त्र अकेले व्यक्ति हैं। नोबेल जैसा सम्मान ठुकराना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो अगर जिला स्तर के सम्मान है तो लोग ठुकराते नहीं। तो मैंने अपनी परीक्षा की मित्रों से कहा कि मेरे लिए सम्मान का कोई महत्व नहीं है। बोले इसको सिद्ध करिए। मैंने कहा सिद्ध करेंगे, समय बताएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सम्मान थे जो मुझे दिल्ली में मिले थे, कमलेश्वर ने अपने हाथ से दिए थे। झांसी में भी कुछ सम्मान मिले थे। वो अब ये मोह छोड़ने की बारी थी, मोह उसकी परीक्षा थी, एक लेखक की और एक सांसारिक चीज़ों की परीक्षा थी। सुबह कबाड़ी नियमित निकलता है। हमने कबाड़ी को रोक के उसको कहा, पहले उन सम्मानों को हमने कहा मोह छोड़ना है। जैसे लोग संतान का मोह छोड़ते हैं, तो मोह छोड़ने के पहले उनसे विरक्ति पाने के लिए निर्मम बनना पड़ता है। हमें निर्मम बनना पड़ा और उन सारों सम्मानों को तोड़ना पड़ा। बड़ी निर्ममता से उन सम्मानों को तोड़ने के बाद कबाड़ी को जब देने की बारी आई तो बोला ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है, आपके इनाम है, आप इनको क्यों बेच रहे हैं? आपने तोड़ दिया, अगर साबुत मुझे दे देते तो मैं अपने घर में लगा के रखता। कबाड़ी तक लेने के लिए तैयार नहीं था, उसको लगा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन उस समय वो चीज़ें मेरे लिए एक मिट्टी के ढेले के बराबर थी। हमने ये भी परीक्षा की कि एक लेखक क्या इन सम्मानों के जरिए एक समय की रोटी भी खा सकता है जो ये सजा के रखता है? तो वो सम्मान मात्र पूरे जीवन भर के 35 साल के सम्मान मात्र 35 रुपये में, यानी हम उससे एक समय का नाश्ता भी नहीं कर सकते थे। बाद में जब मित्रों को ये बात पता चली, हमारे कुछ मित्र आए तो हमारी पत्नी ने बताया कि इन्होंने सुबह सारे सम्मान तोड़ फोड़ के और कबाड़ी को बेच दिए। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन जब पत्नी ने उनको विश्वास दिलाया और कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो वो कबाड़ी से आपकी भेंट करा देते हैं, उनको मानना पड़ा। तो हर लेखक को मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग अपने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मेरी तरह तोड़ फोड़ के बेच दें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्थान ना दें, क्योंकि अगर वो उसी को स्थान देंगे तो अपने रचना धर्म का, अपने मानवीय धर्म का पालन नहीं करेंगे, वो उस मोह से जुड़े रहेंगे। तो हमें इस मोह से मुक्त होना जरूरी है एक रचनाकर्मी के, ताकि वो अपना रचना धर्म के लिए, मानवीय धर्म के लिए सोच पाए। गौतम जी, जो आपका ये काव्य संग्रह है, गौतम जी के काव्य संग्रह को मैंने जो पढ़ा, आप कहीं से भी कोई भी कविता उठाकर आप पढ़ना शुरू करिए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बात कर रहे हो और आपके आसपास की कोई घटी हुई घटना आपसे बता रहे हो। एक कविता है, देखिए, आप वृक्ष पराजित नहीं होते कभी, जीवन को बोझ की तरह ढोते मानव, सर उठाकर देखे जरा वृक्षों का ऊर्जावान जिस्म, पूछें जाबाज परिंदों से आकाश की दूरी तय करना कैसे संभव हो पाता है उनके लिए। हर कविता में आप देखेंगे कोई संदेश है, अनुभव है, और जब आप पढ़ेंगे मैं दीपक हूँ, नियति है मेरी, जलना मुझको, मैं हूँ लोहा, तपना मुझको, डलना मुझको, सांचे सांचे डलना मुझको। गौतम जी के जो तेवर रहे हैं, जो उनसे
उनसे जुड़े हुए लोग रहे हैं, इस शहर के लोग उनके तेवरों को जानते हैं। हम इस बातचीत को खत्म करें उससे पहले एक ऐसी कविता हम उनसे सुनना चाहेंगे जिसमें उनका तेवर, उनका रचना क्रम, उनका रचना धर्म सब कुछ उभर कर सामने आता है। गौतम जी की कविता है नहीं हूं तो नहीं। हम गौतम से अनुरोध करेंगे हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते वो कविता पढ़ दें। ये जो कविता है नहीं हूँ तो नहीं हूँ, दरअसल ये कभी कभी व्यक्ति अपनी रचनाओं को लेके, अपनी कला को लेके, अपने अभिव्यक्ति को लेके खुद भी मोहित होता है। अपनी बनाई हुई चीज़ों को कभी कभी वो एक तटस्थ होकर देखता है तो लगता है वो उसके लिए खुश होता है। ये कविता मुझे भी बहुत मोहित करती है अपने लिए, और मैं खुद प्रभावित होता हूँ। जैसे मैं एक दर्शक के तौर पे पढ़ रहा हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास बात ये है लक्ष्मी जी कि मेरे जो मित्र हैं वो बार बार मुझे इस कविता को पढ़ने के लिए कहते हैं। अगर मैं कहीं काव्य गोष्ठी में होऊंगा तो वो कहते हैं वो कविता आप पढ़िए। तो मित्रों को भी बहुत प्रभावित करती है। इसलिए करती है कि कहीं ना कहीं एक कवि की ठसक है, जीवन को जीने की जिद है। तो आपके सामने वो कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, नहीं हूँ तो नहीं। मैं तुम्हारे जमाने का आदमी नहीं हूँ भाई, क्या करूँ अब नहीं हूँ तो नहीं हूँ। किसी कारखाने में चला जाऊँ, किसी सांचे में ढल जाऊँ, कैसे भला कैसे। मैं तुम्हारे समाज का चलन नहीं हूँ भाई, तुम्हारे बाल और चाल में नहीं रखता, तुम्हारे मौड़ ख्यालों से भी नहीं मैं तुम्हारे जैसा। अपने देश की भाषा में रोता हूँ हंसता हूँ। मैं तुम्हारी इमारत का हिस्सा नहीं हूँ भाई, दरवाजे बंद नहीं करता, पड़ोसी का नाम याद रखता हूँ, उसे रोज करता हूँ दुआ सलाम। कभी जरूरत हुई तो मांग लेता हूँ अखबार, उसका चबूतरा कभी लगता ही नहीं पराया। रोज करता हूँ उससे दुआ सलाम। मैं तुम्हारी पोशाक की चमक नहीं हूं भाई, पसीना आस्तीन से पोंछ लेता हूं। बेहिचक बैठ जाया करता हूं जमीन पर, मेरी गैर धुली कमीज में गंधाती नहीं मेरी आत्मा। मैं तुम्हारी कथा का पात्र नहीं हूं भाई, क्या करूं अब नहीं हूं तो नहीं हूं। गौतम जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और आज हमारे साथ झांसी के जन्म पक्षधर कवि प्रेम कुमार गौतम थे, जिन्होंने अपने काव्य संग्रह उन दिनों के लिए पर हमसे बातचीत की।